जिस मुल्क में इबादत करने के लिए जब सबके लिए रास्ते आम नहीं हैं, वहाँ तालीम का तसव्वुर अगर हम फ्रांस की तरह करें, इंग्लैंड की तरह करें, जो इन जकड़बंदियों से 100 साल 200 साल पहले आज़ाद हो चुके हैं, तो ये हमारी खाम ख्याली होगी। हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम वैसा नहीं चलेगा। हमें अपने यहाँ ऐसी तालीम चाहिए जिससे हम इन जंजीरों को भी तोड़ते चले। हमारे यहाँ जंजीरें बहुत हैं, हम दरवाजे पर ही अपनी कितनी जंजीरें हम लगा कर रखते हैं। हम लड़कियों के लिए अलग तालीम का निज़ाम रखते हैं, बहुओं के लिए अलग रखते हैं, माओं के लिए अलग रखते हैं, और बेटों और उनके भाइयों के लिए अलग रखते हैं। तो जिस कौम में इतने निज़ाम एक घर में हो, एक प्रायोरिटीज एक घर में इतनी हो, वो इंग्लैंड के निज़ाम को और फ्रांस के निज़ाम को अगर सोचे कि हम उसका इत्तिबा कर लेंगे, वैसा बन के दिखा देंगे, तो यह बहुत नामुमकिन चीज़ है। वो ऐसे ममालिक हैं कि अगर आपने होटल में खाना खाया और खाना वहाँ छोड़ दिया, हमारे यहाँ तो होटल के आसपास के जो नाले होते हैं और कूड़ेदान होते हैं, वहाँ खाने फेंके रहते हैं। लेकिन आपने अपनी कीमत से होटल में सामान खरीदा, खाना खाया और एक रोटी वहाँ छोड़ दी, तो होटल का वेटर आएगा और पूछेगा कि ये आपने क्यों छोड़ दिया। आपके पास दौलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये दाना बर्बाद कर दें। तो जिस कौम में इतनी अक्ल हो, इतना शऊर हो और अपने रिसोर्सेज को, अपने वसाइल को सरेआम बर्बाद नहीं करना चाहती हो, उस कौम से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी सतह पे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नई तालीम का खाका रखना होगा। और ये तालीम क्या होगी? क्या ये तालीम मजहबी तालीम से अलग हो जाएगी? क्या यह तालीम किसी आम ज़रूरत के लिए जो तालीम होती है उससे अलग होगी, या एक कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम होगा? क्या ये हो सकता है कि हम अंग्रेजी के पढ़े बगैर रह जाएं? क्या हम अरबी के पढ़े बगैर रह जाएं? क्या इस जमाने में हिंदी के पढ़े बगैर रह जाएं? नहीं हो सकता है। तो क्या इस हमारे यहाँ जो निज़ाम तालीम मुतय्यन हो, उसके लिए हमें जो और आजमाए जा रहे हैं उसूल, उनसे फ़र्क करना पड़ेगा और अपनी ज़रूरतों को और आने वाले वक्त में जो हालात पैदा होंगे उनके हिसाब से अपनी तालीम का नया निज़ाम गढ़ना होगा। इस निज़ाम के गढ़ने में मदारिस और मकतब और घर का जो होता है कि माँ की गोद में जो पहली तालीम गाह है, वहाँ से लेकर यूनिवर्सिटियों तक का एक निज़ाम खड़ा करना होगा। एक निज़ाम खड़ा है, आप ये मत समझिए हर जगह एक प्राइमरी स्कूल और मकतब से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर गली मोहल्ले में मौजूद है। लेकिन अगर उससे हमारा काम चल जाता तो ये आखिर आज भी 35 से 40% और मुसलमानों की हद तक देखें तो तकरीबन 50% जिस जहालत में हम मुब्तला है, आखिर ऐसा क्यों होता? अगर उस निज़ाम में हमारे लिए गुंजाइश होती, हमारे लिए सरफराजी होती, तो ये आसान था कि हम उस निज़ाम में अपने मकसद का काम कर लेते। लेकिन हम नहीं कर सके। और अब तो भाई 75 साल की आज़ादी है, एक दिन दो दिन की नहीं है। और कोई मुल्क 75 साल में अपने जो नए तसव्वुरात थे उसके मुताबिक ज़मीन से आसमान तक एक नई दुनिया बसा सकता था। लेकिन जो दुनिया बसी उसमें 50% मुसलमान अब भी जहालत के दायरे में हैं। अब भी रोज़गार देखें तो 40% से भी कम ही रोज़गार उनको है, और आला रोज़गार की जहाँ तक बात है तो 10% तक भी हमारी कौम नहीं पहुँच सकती है। तो ऐसी कौम, ऐसे हालात, ऐसे नताइज में नए नुक्ते नज़र के तहत हमें काम करने की ज़रूरत है। जो लोग पहले ये समझते थे, हमारी जो पुरानी नस्ल है जो 80 बरस और 90 बरस की अभी हमारे बीच मौजूद है, उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से हम भगा देंगे, आज़ादी मिल जाएगी तो हमारे सारे दुखों का मदावा भी मिल जाएगा। एक पूरा तबका ऐसा था। हमने आज़ादी हासिल की। आज़ादी की उस लड़ाई में लाखों लोग जेल गए, हजारों लोगों ने अपनी जानें दी,
लेकिन क्या ऐसा नतीजा हम पा सके कि हमारे सारे मसाइल का हल निकल गया? आजादी मिलने से पहले ही तो हमने फिरका वाराना फसादात का वह आग का दरिया पार किया कि अब तक हमारे बुजुर्गों के जहनों से वो कत्लो खून अब तक उसके निशानात मिटे नहीं हैं। हमारे लाशऊर का वो हिस्सा हो गया। तो आज़ादी एक ऐसी मिली कि उसके मिलने से पहले एक हाथ में आज़ादी मिलनी थी, लेकिन उससे पहले ही दूसरे हाथ में तकसीम का गोला बारूद और जानों का खपा जाना, उसका एक सिलसिला शुरू हो गया। तो ये आज़ादी का पहला जो नुकसान और पहला फेल्योर था जो हमने पाया, और जो 90 बरस तक हम अंग्रेज़ों से लड़ते रहे, उसके नतीजे में यही पाया था। दूसरा, जब देखिए ये हमारी कौम के लिए बड़ा अच्छा था कि इस मुल्क को पहला वजीर तालीम अबुल कलाम आज़ाद जैसा दानिश्वर शख्स मिला था, जो हमारी सच्चाइयों से वाकिफ था, जो हमारी ज़िंदगी को जानता था, जो हमारे हकीकी मसाइल से हमेशा नबर्द आज़मा रहा था। मगर जब 1958 में मौलाना आज़ाद रुखसत हुए, उस वक्त तक अगर देखिए 1960 तक के दायरे को अगर रखिए, 3 साला मंसूबे बन गए थे। हिंदुस्तान में नई तालीम के जाल बिछने का एक सिलसिला शुरू हो गया था। मगर ये कहना मुश्किल है कि हमारे सारे दुखों का मदावा मिल गया था या हमारे दुखों का इलाज शुरू हो गया था। जवाहरलाल नेहरू जैसी दानिश्वराना क़यादत भी मैसर थी, मगर आज़ादी मिलने के बाद हमें आधे अधूरे हालात, आधी अधूरी कामयाबियां और उससे ज़्यादा नफरतें, रुसवाइयाँ और जो ख्वाबों को एक तरफ जब हासिल करने की कोशिश होती है, तस्खीर करने की कोशिश होती है, तो उसी तरह से नामुरादियाँ भी हाथ आने शुरू हो गई। और करते करते एक वक्त आया कि हम उन नामुरादियों में उलझे हुए हैं। हम में से आज एक बड़ा तबका है जो उस 47 के बाद पैदा हुआ, उसके ख्वाब सब नए हैं। उसने वो जो हैंगओवर था हमारा तक़सीम मुल्क और फसादात का, वो भी नहीं देखा, लेकिन उसके असरात वो अब भी झेल रहा है। हमारा निज़ाम तालीम तो इसका सबसे बड़ा गवाह है कि आखिर इस मुल्क में हमारे सरकारी स्कूलों में मुसलमानों की जो आबादी थी उसके तनासुब में तो वो जमात क्यों नहीं खड़ी हो गई कि वो अपनी तालीम से जिंदगी बदल सके। हमारा तनासुब हमेशा कम रहा। आज़ादी के पहले कम था तो हमें समझ में आता है कि वो हक नहीं समझते थे, मुसलमान उस तरह से नहीं आगे आए। मगर आज़ादी के बाद तो इसकी गुंजाइश थी। तो आज़ादी के बाद एक जो बड़ा मसला खड़ा हुआ कि ये मुल्क किसका है। आज़ादी की नस्ल जो थी उसमें कुछ तो थे ऐसे लोग जो समझते थे कि सबका है, लेकिन एक बड़ा तबका ये था जिसमें कहीं ना कहीं फिरका वारियत थी, जिसमें मोबोक्रेसी थी, जिसमें जिसकी भीड़ जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसा एक तसव्वुर हमारे यहाँ था। और वही बढ़ते बढ़ते आज उन हालात तक हमें पहुंचा चुका है कि अगर हमने वक्त रहते अपने निज़ाम तालीम के बारे में, अपनी सियासी तंजीम के बारे में, अपनी इज्तिमाई क़यादत के बारे में अगर ठीक से गौर नहीं किया, उसके लिए इंतज़ामात नहीं किए, तो वह दिन दूर नहीं है कि हमें और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस मुल्क में जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, मनमोहन सिंह अभी हमारे बीच मौजूद हैं कि मनमोहन सिंह ने इसकी वकालत की थी और उसके बाद तो उन्हें 10 बरस तक वजीर आज़म भी रहना पड़ा। तो जब ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और जिसमें ये आसानी हुई कि नए नए इदारे कायम किए जाए, प्राइवेट इदारे बने, तो आप गौर कीजिए कि पहली साजिश वही हुई कि उसके पहले कानून में हमारे यहाँ ये बात थी कि एजुकेशन क्या होगा, तो ये वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होगी, तालीम हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। दिया तो गया कि राइट टू एजुकेशन दिया गया, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों को सरकार लेने के बजाय उसने कहा कि अब सरकार के पास
इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो स्कूल कायम कर सके, कॉलेज कायम कर सके, यूनिवर्सिटी कायम कर सके, तो हम इसके लिए प्राइवेटाइज करेंगे और लोगों को मौका देंगे, इंडस्ट्रीज को मौका देंगे, दौलतमंद लोग हैं उसको मौका देंगे। और इन मौके का जो इस्तेमाल, इस कानून का जो इस्तेमाल हुआ, आप अगर उनके आदाद व शुमार जमा करें तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो सारी फाशिस्ट ताकतें जिनको हम डिनाउंस करते रहते हैं, उन्हीं के बीच से निकले हुए लोग आज बड़े पैमाने पर गली कूचों से लेके और जियो यूनिवर्सिटी तक चला रहे हैं। तो ये जो पूरा नया तालीमी निज़ाम कायम हुआ जिसको प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, उनके लिए ये भी लाजिम नहीं है कि वो कौन सा करिकुलम रखें। आप कभी किसी एलीट स्कूल में जाइए तो मालूम होगा कि वो ऑक्सफोर्ड का एजुकेशन सिस्टम उन लोगों ने लागू कर दिया है। स्कूल में ये भी बाइंडिंग नहीं है कि यहीं का पढ़िए। तो अब वो क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और उनकी समाजी और तालीमी जिम्मेदारी क्या है, अब इसकी भी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जिसकी वजह से आप देखिए कि कितनी आसानी से सरस्वती विद्या मंदिर खड़े हो गए। हर शहर में ऐसे 2-4 इदारे बन गए। वो इदारे जरा उनके दाखिल में आप उतरिए तो मालूम होगा कि वो स्कूल नहीं है, वो एक खास मजहबी मिजाज की तालीम के लिए मुकर्रर हुए इदारे हैं। इस तरह के इदारे इतनी बड़ी तादाद में कायम हुए, और ऐसा मत कहिए कि ये गुज़श्ता 9 बरस में ये इदारे बने हैं। ये इदारे उस जमाने में भी बने जिस जमाने में कांग्रेस की हुकूमत थी या सेकुलर जमातें वहाँ मौजूद थी, बरसर इक़्तिदार थी। तो ऐसे इदारों का जो काम है कि जो अंदर से एक ऐसी नस्ल खड़ी हो रही है, जो नस्ल उस आज़ादी के दौरान एक जो तसव्वुर उभरा था, सेकुलरिज्म का एक तसव्वुर था, हमारे आईन में जिसके लिए 16 आना जगह थी और हम उसी कानून के तहत बंधे हुए हैं, उससे अलग वो इदारे कायम हुए और जिसका नतीजा हुआ कि हमारे मौके रफ्ता रफ्ता घटते जा रहे हैं। हमारी कोताहियां अपनी जगह है, ये तो दूसरों की शहदोरियां हैं, लेकिन इसी मरहले में हमको अपनी कोताहियां भी याद रखनी चाहिए। बिहार झारखंड जब शामिल था तो ये बड़ा सूबा था, अब भी 7-8 सूबे ही इससे बड़े सूबे हैं। आप जरा याद कीजिए कि बिहार में मुसलमानों में क्या ऐसे बाहैसियत लोग नहीं थे जो 10 यूनिवर्सिटियां कायम कर सकते थे, 50 कॉलेजेस बना सकते थे और 500 ऐसे स्कूल बनाते जो एक मेयार के एतबार से लोगों के लिए देखने की चीज होती। यह काम क्रिश्चियंस ने किया था। क्रिश्चियंस की ना उतनी तादाद है और ना उतनी फॉलोइंग है, उसके बावजूद उन्होंने ऐसे मेयारी तालीमी इदारे बनाए कि पटना में जो बाशिंदा है, पटना में अगर किसी की लड़की सबसे बेहतर है पढ़ने वाली, तो वो चाहेगा कि वो अगर स्कूल में पढ़ना है तो वो कन्वेंट में भेजे और कॉलेज में जाना है तो पटना वुमेन्स कॉलेज में भेजे। तो क्या क्रिश्चियनिटी से उनको मोहब्बत है? नहीं, उनको तालीम के उस मेयार से मोहब्बत है और उनको मालूम है कि इस मेयार की वजह से हमारी औलाद दुनिया में कहीं भी जाएगी और कामयाब होगी, सरफराज होगी। लेकिन इसी के मुकाबले में आप देखिए जब मुसलमानों ने इदारे बनाए तो उनको इदारा साजी नहीं आती है। इदारा साजी वो इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले अपने खानदान और रिश्तेदारों में जो सबसे नाअहल लोग हों उनको एडमिनिस्ट्रेशन और टीचिंग में बिठाएं। एक स्कूल में अगर किसी गलत आदमी को या गैर मेयारी आदमी को आप दाखिला देते हैं तो 30 बरस तक अपने आल अयाल को बर्बाद करने, उसके मौके को निस्को नाबूद करने के लिए आप उसको जिम्मेदार बना देते हैं। लेकिन कोई ऐसा इदारा, हमने तो कई बार ऐसे इदारों में कहा कि भाई आप एक हाथ में कुरान लीजिए और बताइए कि आपने अपने असातिज़ा के इंतखाब में, अपने मुंतज़मीन के इंतखाब में आपने सिर्फ मेयार का ख्याल रखा, अपने स्कूल या अपने कॉलेज या अपने मदरसे के मुस्तकबिल का ख्याल रखा। अगर यह है तो कुरान हाथ में लेके आप ये कसम खाइए। एक आदमी तैयार नहीं होता है
جس کی وجہ سے جو ہم نے ادارے بناتے ہیں وہ ادارے بھی بعد میں ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں، اور ان کا وہ معیار نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پروڈکٹ نکل کر دنیا میں کہیں بھی جائے اور اپنے بل بوتے پہ کہیں بھی مثالی کردار ادا کر سکتے ہوں۔ تو سب سے بڑا قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم ادارہ سازی کے مرحلے میں بہت کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ پھر ادارے جو بناتے ہیں ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی مجموعی تعداد کو نہیں دیکھا، وقت کی ضرورت کو نہیں دیکھا، اور 150 برس بعد جو ضرورت ہے اس کے تناسب سے بھی کے مطابق اتنی اینٹیں جمع کرنی تھی، اتنے سیمنٹ اور گارے ضرور جمع کرنے تھے، اور تب ادارے قائم کرنے تھے۔ 4 کمرے کا ادارہ، جھوپڑی میں بنا ہوا ادارہ اس زمانے میں نہیں چلتا ہے۔ ہم آپ بھی جاتے ہیں، ان اداروں کو بناتے ضرور ہیں اور اپنی اولاد کے لیے اچھے چمکتے ہوئے ادارے تلاش کرتے ہیں۔ تو مسلمان قوم نے یہ بڑی کوتاہی کی، اب تک یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم تعلیم میں براہ راست مداخلت میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ہم کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ معیاری تعلیم کے لیے ہم کوشش کریں اور اپنے ادارے بنائیں۔ اگر ہر ضلع میں 4 اسکول بھی ایسا کھڑا ہو جائے جو آج کہتے ہیں جس کو CBSE پیٹرن کا اسکول، اور اس شہر کا ہر آدمی کو ہم ٹیسٹ سے ایڈمیشن لیں گے، کسی کمزور آدمی کو نہیں داخل ہونے دیں گے، کسی سفارش کو نہیں سنیں گے، تو کیا اس کا کلیکٹر اپنے بچے کو آپ کے ہاں نہیں پڑھنے کے لیے بھیجے گا؟ اس کو تو معلوم ہے کہ تعلیم کے معیار کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ایجوکیشن میں جو ایکسلنس ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہے، اور وہ ضرور آپ کے اپنے بچے کو آپ کے پاس بھیجے گا۔ لیکن ہم مرے ہوئے، سڑے ہوئے اور ڈھہے ہوئے ادارے قائم کرتے